Hello everyone, good evening to all of you. So today we will discuss classification and structure of proteins. तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक हमारा स्कूल का यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले कमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे और वो अपनी स्टडी को और अच्छे से कर पाए, अच्छे से बूस्ट कर पाए अपने स्टडी को। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सो इस वीडियो में वी विल कवर द प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, जिटर एंड पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सो व्हाट आर द प्रोटीन्स? प्रोटीन्स हाई मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, हाई मॉलिक्यूलर बायोपॉलीमर्स है, जिनमें बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। सम प्रोटीन्स में कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मेटल के ट्रेसेस होते हैं, लाइक आयरन, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज। सो एंड ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस ऑब्टेन्ड पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स बेसिकली एमिनो एसिड से बने होते हैं और एमिनो एसिड इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। सो ओके, so what are the amino acids? Amino acids, as the name indicates, that amino and acids means the compounds containing both amino group and acid group are called amino acids. ऐसे कंपाउंड जिनमें एमिनो ग्रुप भी हो और एसिड ग्रुप भी हो वो एमिनो एसिड होते हैं। जैसे हम नीचे एक एग्जांपल देख रहे हैं, RCH, और कार्बन पर ही क्या है, NH2 भी लगा है और COOH ग्रुप भी लगा है। तो एसिड ग्रुप भी है, COOH ग्रुप, और NH2 ग्रुप यानी एमिनो ग्रुप भी है। तो दीज आर एमिनो एसिड्स। अब जिसमें हमारा जैसे जैसे हम एल्किल ग्रुप चेंज करते जाएंगे हमारे एमिनो एसिड चेंज होते जाएंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में एमिनो ग्रुप का जो पोजीशन है उसके बेसिस पर हम एमिनो एसिड को डिफाइन करते हैं। ऐसे अल्फ़ा, बीटा और गामा भी हो सकता है, इस टाइप में हो सकते हैं। अल्फ़ा कार्बन क्या होते हैं? जो मेन ग्रुप से अटैच्ड कार्बन होता है वो अल्फ़ा कार्बन होता है। तो अगर अल्फ़ा कार्बन पर एमिनो ग्रुप लगा हुआ है तो दैट विल बी कॉल्ड एमिनो अल्फ़ा एमिनो एसिड। एंड अगर बीटा कार्बन पर एमिनो है तो बीटा एमिनो एसिड होगा। सो ऑल नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स आर लिवियोरोटेटरी एक्सेप्ट ग्लाइसाइन। तो लिवियोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी के बारे में हम हैलोएल्केन्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों को। So depending upon the relative nature of amino acid and carboxylic group in their molecule, amino acid may be categorized as। अब depending upon the relative number of carboxylic group and amino group, अब देखते हैं अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स वो होंगे जिनमें एसिडिक ग्रुप मीन्स COOH ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप दैट इज़ एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप, वो दोनों अगर नंबर में सेम है तो दैट अमीनो एसिड विल बी न्यूट्रल अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड क्या होगा? अगर एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर मोर इन नंबर देन द बेसिक अमीनो ग्रुप, that will be the amino acid will be acidic amino acid। and the बेसिक अमीनो एसिड वो होंगे जिनमें एमिनो ग्रुप का नंबर एसिडिक ग्रुप से ज़्यादा हो, यानी COOH ग्रुप से एमिनो ग्रुप का नंबर ज़्यादा हो, तो बेसिक एमिनो एसिड्स होंगे। तो सो डिपेंडिंग अपॉन दियर सिंथेसिस, अगर सिंथेसिस की बात करें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस से हमारे पास सिंथेसिस पर बेस्ड क्लासिफिकेशन में मेरे पास दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। उन अमीनो एसिड्स के लिए हमको अपनी डाइट पर बेस्ड होना पड़ता है, डाइट पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। दैट आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड्स। वाइल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे जो हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होते हैं, अपने आप से सिंथेसाइज होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है नॉन इसेंशियल का ग्लाइसाइन एंड एलानाइन। ठीक है, तो ये इसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, वी हैव टू टेक देम फ्रॉम द आउट सोर्सेस। एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। ओके,
नेक्स्ट है आपका ज़्विटर आयन। अब जैसे मैंने आपको बताया एमिनो एसिड पे क्या होता है, एमिनो एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों ही होते हैं। बट इन एक्वस सोल्यूशन में COOH ग्रुप अपना H+ रिलीज़ करेगा, और बिकॉज एमिनो ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एमिनो ग्रुप हैज़ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वो H+ जो कार्बोक्सिलिक एसिड रिलीज़ करेगा वो एमिनो ग्रुप एक्सेप्ट कर लेगा, तो NH3 ग्रुप बन जाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन के ऊपर। वहीं पर COOH ने जो अपना H+ रिलीज़ किया था वहाँ पर COO- ग्रुप बन जाएगा। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार एमिनो एसिड में एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और निगेटिव पोल दोनों ही होते हैं, तो ये डाईपोलर आयन को हम ज़्विटर आयन बोलते हैं, डाईपोलर आयन। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव और निगेटिव ग्रुप दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों ही होते हैं, इसे हम बोलते हैं ज़्विटर आयन। सो इस ज़्विटर आयनिक फॉर्म एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर एज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसेस। सो ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ज़्विटर आयन। सो पेप्टाइड्स क्या है? पेप्टाइड्स आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 और मोर अमीनो एसिड्स। दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड का अगर हम कंडेंसेशन करा दें तो पेप्टाइड्स बनता है। पेप्टाइड लिंकेज में क्या होगा, कैसे पेप्टाइड बनेगा? जब दो अमीनो एसिड का कंडेंसेशन कराएंगे, कंडेंसेशन में क्या होगा, एमिनो ग्रुप का हाइड्रोजन मीन्स NH2 में से एक हाइड्रोजन और दूसरी अमीनो एसिड के COOH ग्रुप का एक OH मिला करके ये वाटर निकल जाएगा और एक बॉन्ड बन जाएगा CONH बॉन्ड, तो इसे एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसे एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। देखिए, एक ग्लाइसाइन हमने लिया है और इधर एलानाइन लिया है, तो एलानाइन का NH2 में से H और ग्लाइसाइन के COOH में से OH, ये निकल जाएगा, -H2O निकल गया, और मेरे पास जो पेप्टाइड लिंकेज एक बन गया CONH बॉन्ड का, तो ये इसे बोलते हैं ग्लाइसिल एलानाइन। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स दैट आर अंडरगोइंग कंडेंसेशन, मीन्स जितने भी एमिनो एसिड हैं जो कंडेंसेशन में जा रहे हैं, जिनके बीच में पेप्टाइड लिंकेज बन रहा है, उसके बेस पर पेप्टाइड हमारे 3 तरह के होते हैं, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड क्या है? डाईपेप्टाइड composed of 2 amino acids, and tripeptide is composed of when 3 amino acids are joining together, that is called tripeptide, and polypeptide में more than 10 amino acids are condensing, तो वो पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा हमारा। अब प्रोटीन, व्हाट आर द प्रोटीन्स? पेप्टाइड हैविंग मॉलिकुलर मास मोर देन 10,000 यूनिट इज कॉल्ड ए प्रोटीन। तो मैंने पहले ही आपको बताया था सबसे फर्स्ट स्लाइड में कि प्रोटीन्स आर द हाई मॉलिकुलर मास बायोपॉलीमर। सो हाई मॉलिकुलर मास बायोपॉलीमर प्रोटीन्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स on the basis of their molecular shape, proteins can be classified as fibrous proteins and globular protein. Fibrous protein क्या है? दो पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल एकदम रन करते हैं एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। फॉर एग्जांपल केराटिन प्रोटीन हेयर में कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन होता है, और जनरली क्या केराटिन प्रोटीन होता है। एंड मायोसिन कहाँ पर होगा? मायोसिन मसल्स में होंगे। हेयर्स में ध्यान रखिए केराटिन प्रोटीन होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, द पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉयल अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। जब पॉलीपेप्टाइड चेन कॉयल हो जाए और एक स्फेरिकल शेप दे तो वो बोलेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्या होती हैं? सॉल्युबल इन वाटर होती हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन एंड एल्बुमिन्स। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को देखें तो क्या होगा? देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, उसमें फिर सेकेंडरी भी 2 टाइप के हो जाते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स। तो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज सेड टू बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स।
किसी प्रोटीन, क्या प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से बना होगा, और पॉलीपेप्टाइड में क्या हुआ होगा, अमीनो एसिड का कंडेंसेशन हुआ होगा। तो जो हमारे अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स 2 टाइप के होते हैं। देखिए, अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स। अल्फ़ा हेलिक्स में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन कॉयल होगी इटसेल्फ इनटू राइट हैंडेड स्क्रू। एक राइट हैंडेड स्क्रू जैसे होता है उसी फॉर्मेट में वो कॉयल होगी, with the NH group attached to the CO of an adjacent turn of the helix by the hydrogen bonding। जिसमें NH ग्रुप जो होगा वो adjacent टर्न, पास का जो टर्न आएगा उसके CO ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हो जाएगा। इट जनरली एग्जिस्ट व्हेन R ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स आर लार्ज। जब आर ग्रुप लार्ज होगा तब इस टाइप का अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसके अपोज में बीटा हेलिक्स कब बनेगा, बीटा हेलिक्स तब बनेगा जब आर ग्रुप स्मॉल होगा। और बीटा हेलिक्स होगा क्या कि द पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेस्ड आउट, इसमें कॉयल नहीं स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगी अप टू देयर मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेड साइड बाई साइड हेल्ड टुगेदर बाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से वो साइड बाई साइड अरेंज हो जाएंगी। तो दैट इज़ कॉल्ड बीटा हेलिक्स। तो बीटा हेलिक्स कब बनेगा, जब जनरली हमारा जब आर ग्रुप स्मॉल होगा। टर्सरी स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। टर्सरी स्ट्रक्चर है, द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग एंड सुपर इम्पोजिशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। टर्सरी स्ट्रक्चर में हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाएगी एंड सुपर इम्पोजिशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। दस फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव राइज टू बॉल शेप और स्फेरॉइडल शेप स्ट्रक्चर। तो अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब एक्सेस कॉइलिंग हो जाएगी तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर दे देगा। इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय द कोवैलेंट आयनिक हाइड्रोजन एंड एज वेल एज डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसमें हर तरह के टर्सरी स्ट्रक्चर में हर तरह के लगभग बॉन्ड होंगे, कोवैलेंट भी होगा, आयनिक भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा। तो टर्सरी स्ट्रक्चर बेसिकली कब बनेगा, जब हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कॉइलिंग ज़्यादा हो जाएगी तब टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखते हैं। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिफर्ड टू एज सब यूनिट्स। अब जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी तो उन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन को हम सब यूनिट्स की तरह कंसिडर करेंगे और तब बनेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। उन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन का जो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट होगा उन सब यूनिट्स का, दैट रिस्पेक्ट विद ईच अदर इज़ नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वो मिलकर के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएगा आपका। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन referred to as subunits. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure. Is it clear? It is clear now. So quaternary structure में क्या है कि 2 और 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, वो आपस में सब यूनिट्स की तरह काम करेगी और उनका जो रिलेटिव 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट होगा वही उनका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स खत्म हो गया, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन एट ए गिवन टेम्परेचर एंड द pH इज़ नोन एज इट्स नेटिव स्टेट। मतलब एक गिवन टेम्परेचर एंड pH पर प्रोटीन जिस स्ट्रक्चर में रहती है वो उसकी नेटिव स्टेट होती है। The loss of biological activity of proteins when a protein in its native form is subjected to physical change like change in temperature or chemical change in pH is called denaturation of protein। अगर हम टेम्परेचर या pH में कुछ ऐसा चेंज करें जिससे प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज़ कर दे तो उसे कहेंगे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उसे हम क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो फॉर एग्जांपल है कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। जैसे बॉइलिंग करते हैं तो कोगुलेशन हो जाता है एग का, जो अंदर का एग का लिक्विड है वो किस में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क विच इज़ कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाई लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो गया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज़ हो जाए अपनी नेटिव फॉर्म में, जब प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज़ कर दे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और pH, दैट इज़ कॉल्ड
डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। अब यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपने नहीं एक बार समझ में नहीं आया है तो सिंपल थ्योरी है, एक बार वापस जाके देखिए और इसे अच्छे से समझिए। और इस जनरली कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए। सो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू।